चार्ज कब क्रिएट होता है? सिर्फ लोन लिया तो चार्ज क्रिएट होगा ऐसा? लोन कौन सा टाइप का होना चाहिए? सिक्योर्ड होना चाहिए, राइट? व्हेनेवर देयर इज सिक्योरिटी इन्वॉल्व्ड इन लोन, एट दैट टाइम सच लोन इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन। एंड जब भी सिक्योर्ड लोन होता है तभी चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन किसके पास करना है? आरओसी के पास करना है। विद इन हाउ मेनी डेज? याद है वो पूरा बिफोर आफ्टर, मतलब ऑन और आफ्टर एंड बिफोर वाला, राइट? तो उस हिसाब से रजिस्टर करना है। रजिस्टर नहीं किया तो ज्यादा रिस्क किसके ऊपर था? लेंडर के ऊपर था। सिक्योरिटी होल्डर मत बोल, लेंडर बोल, राइट? लेंडर के ऊपर रिस्क था। क्यों? क्या रिस्क था? इफ द चार्ज इज अनरजिस्टर्ड तो क्या होता? वो अनसिक्योर्ड ट्रीट किया जाता। क्या वो उस एसेट्स को सेल कर पाता? नहीं, राइट? इसलिए चार्ज रजिस्टर करना जरूरी है। बट अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती तो लेंडर भी जा सकता है आरओसी के पास। आरओसी नोटिस देगा, कितने दिन तक वेट करेगा? 14 डेज तक वेट करेगा। 14 डेज में अगर रिप्लाई आ गया, नहीं आया, जो भी है, बेस्ड ऑन दैट फर्दर ट्रांजैक्शंस विल बी डिसाइडेड। अगर रिप्लाई आ जाता है, सेटिस्फैक्टरी लगता है तो रुक जाएगा, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आता तो आरओसी खुद रजिस्टर कर देगा। यस, बराबर। दो फॉर्म्स देखे थे हमने, 1 कब, 9 कब? 1 आएगा अदर देन डिबेंचर्स के केस में, 9 आएगा डिबेंचर्स के केस में, बराबर। आरओसी के बारे में याद है मैंने बोला था हर एक स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं ऑल। नाउ 2 स्टेट्स ऐसे जहां पे 2 आरओसी ऑफिस है, एक अपना एंड नाउ लेट अस कंसीडर आरओसी मुंबई, ठीक है? पूना को साइड में रखते, मुंबई को पकड़ के रखते। देयर विल बी सो मेनी कंपनीज जो आरओसी मुंबई में रजिस्टर हुई होगी। देयर विल बी सो मेनी कंपनीज जो आरओसी मुंबई में रजिस्टर हुई होगी, ठीक है? नाउ लेट अस कंसीडर तुम सब कंपनीज हो इंडिविजुअली, तुम सब एक कंपनी हो जो आरओसी मुंबई में रजिस्टर्ड हो, ठीक है? मैं आरओसी मुंबई। भी जरूरी है तुम में से हर एक कंपनी ने चार्ज क्रिएशन किया होगा? नहीं, बट जिन जिन कंपनीज ने चार्ज क्रिएट करके रखा होगा उसका रजिस्ट्रेशन मेरे पास हुआ होगा। दैट मीन्स आई नो कि कौन सी कंपनी का चार्ज क्रिएट हुआ है अमॉन्ग यू ऑल। मुझे पता है कि कौन सी कंपनी का चार्ज क्रिएट हुआ है, तो एक रजिस्टर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कौन? आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार्स रजिस्टर ऑफ चार्जेस। मेरा रजिस्टर, तुम्हारा नहीं। मैं एक रजिस्टर, मैं आरओसी, मैं रजिस्ट्रार, ओके? मैंने एक रजिस्टर बना के रखा है जिसमें मैं तुम सभी कंपनीज में से जिन जिन कंपनियों का चार्ज का रजिस्ट्रेशन मेरे पास हुआ है उसका रिकॉर्ड मैं मेरे पास भी रखूंगा कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू कंपनीज, हाउ मेनी ऑफ द कंपनीज आउट ऑफ यू हैव मेड देयर रजिस्ट्रेशन विथ मी मतलब विद आरओसी मुंबई, ओके? तो मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार्स रजिस्टर ऑफ चार्जेस, बराबर? ये मीनिंग बताया मैंने। नाउ रजिस्टर में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट। एंड फॉर्मेट कौन डिसाइड करता है? एक्ट डिसाइड करता है। रजिस्टर इज टू बी मेंटेन्ड इन फॉर्म CHG7। अभी देखो इधर वर्ड आता है मेंटेन, तो ये क्या लगता है तुम लोग को? मैंने कल कुछ बताया था, याद है? फॉर्म्स को कैसे समझना है, ई फॉर्म है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा ये क्या है? फॉर्मेट होगा कि फॉर्म हो जाएगा? फॉर्मेट। रजिस्टर देखो किधर बोला, गिव इट टू आरओसी, ऐसा वैसा नहीं, फाइल इट टू आरओसी नहीं, तो ये अपने पास रहने वाला है। दिस बिकम्स द फॉर्मेट। CHG7, 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, कल 9 भी किया था, आज 7 किया। टोटल बीच के जो भी मिसिंग है सारे आएंगे, ठीक है? लाइक स्टिल वी हैवंट डन 4, 5 मिसिंग है अभी भी, 6 मिसिंग है, 7 आ गया, 8 मिसिंग है। ये सब आएंगे इस चैप्टर में, 1 to 9 सारे फॉर्म्स आएंगे, ओके? तो रजिस्टर इज टू बी मेंटेन इन फॉर्म CHG7। नाउ अगर रजिस्टर किसी को चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, तो कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो? सिंपल है, ऑन MCA वेबसाइट, बस। दिस वेबसाइट इज इक्विवेलेंट टू रजिस्टर, मतलब MCA के वेबसाइट पे भी अगर आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में रखता है कि फॉलोइंग आर द कंपनीज जिसने चार्जेस रजिस्टर किए हुए हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द रजिस्टर। अलग से कोई रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? ये समझना सा। फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, राइट? सेक्शन 82, बराबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फैक्शन? देखो जब लोन क्रिएट किया, सॉरी लोन लिया था तो चार्ज क्रिएट हुआ था। चार्ज क्रिएट हुआ मतलब लोन है हमारे पे, अभी लोन भरना पड़ेगा।
लोन क्लियर कर दिया, व्हेन आई से क्लियर कर दिया मतलब पूरा रीपेमेंट हो गया, तो वापस आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई जो हमने चार्ज क्रिएट किया था वो अब सेटिस्फाई हो चुका है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मींस व्हाट, द कंपनी हैज रीपेड द लोन। डिबेंचर होता, डिबेंचर तो मैं क्या बोलता, कंपनी हैज रिडीम्ड द डिबेंचर्स, बराबर के नहीं। डिबेंचर में मैं रीपे नहीं बोलूंगा, रिडीम बोलूंगा, बट रिडीम का मतलब रीपे ही होता है कि नहीं। तो वेन एवर द बोरोइंग्स आर रीपेड, चाहे फिर वो डिबेंचर का हो या एक नॉर्मल अदर देन डिबेंचर हो, satisfaction is common in both the cases. Okay, so section 82 बात करता है satisfaction of charges. Satisfaction means what? Loans are completely repaid. ठीक है, ये satisfaction का मीनिंग है। नाउ satisfaction में कुछ कंडीशंस याद रखनी है, जैसे कि आरओसी को इन्फॉर्म करना है, राइट, कि हमारा लोन सेटिस्फाई हो चुका है। तो फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे, क्या करेंगे, हाउ वी विल कम्युनिकेट विद द आरओसी, फॉर्म के थ्रू ही करेंगे। मैंने कल ही बोला था आरओसी को कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर्म्स। आरओसी को कुछ भी फाइल करना है, कुछ भी इन्फॉर्म करना है, एक ही चीज होगी, वो होगी फॉर्म, बराबर। तो यहां पे भी एक फॉर्म आएगा CHG4, ठीक है। फाइल इट टू आरओसी, देखो फाइल इट टू आरओसी लिखा है, मतलब डेफिनेटली ये फॉर्म कौन सा फॉर्म निकला, ई फॉर्म निकला, राइट। वी नीड टू सबमिट दिस फॉर्म CHG4 किसको, आरओसी को, विद इन हाउ मेनी डेज। अगर 30 डेज में नहीं किया सपोज, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। तो पहले तो इन 30 डेज और 300 डेज, 300 याद है ना कल वैसा ही 300 इधर भी है, लेकिन 6 मंथ्स नहीं है, ठीक है। देर इज नो लेफ्ट, देर इज नो राइट, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, देर इज नो लेफ्ट, देर इज नो राइट, मतलब चाहे लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, दोनों के लिए सेम ही है इसमें। ऐसा मत सोचना कि 6 मंथ्स के लिए कोई अलग टाइम लिमिट है या फिर आफ्टर वालों के लिए अलग टाइम लिमिट है, नहीं। चाहे तू बिफोर 2 नवंबर वाला हो या आफ्टर 2 नवंबर वाला हो, तेरे लिए ये वाला कंडीशन सेम ही रहेगा, ठीक है। और 300 डेज ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन 300 में फीस कैसा लगेगा, ये तो कॉमन अभी याद रह जाना चाहिए कि जब भी एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग फाइलिंग करेंगे, द फीस विल बी एडिशनल। फॉर्म याद रखना है सेटिस्फैक्शन के लिए कौन सा, CHG4। दिन याद रखने 30 नॉर्मली, एडिशनल फीस के साथ 300। लेकिन अलोंग विद दिस एक लेटर देना है, लेटर, नो ड्यूज लेटर फ्रॉम क्रेडिटर। मतलब क्या, ये एक लेटर लेना है तुम्हें, तुम्हें नहीं बनाना है एज अ कंपनी, ये लेटर तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हें लेना है, किससे, नो ड्यू, समझ गए। क्रेडिटर ऐसा एक स्टेटमेंट बनाएगा कि ऑल द ड्यूज विच वर पेंडिंग हैव नाउ बीइंग रीपेड, 1 रुपया भी चुकाना बाकी नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट के ऊपर उनका साइन स्टैंप होएगा। वो स्टेटमेंट को कौन से फॉर्म में डालना पड़ेगा, CHG4 में स्कैन करके अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म नो ड्यूज लेटर तो फिजिकली होगा ना, लेटर तो फिजिकली प्रिंट होता है। दैट लेटर इज टू बी स्कैन्ड, इट इज टू बी अटैच्ड इन दिस फॉर्म, एंड ये फॉर्म किसको जाएगा, आरओसी को। दिस इज सेक्शन 82, राइट, जो कहता है कि सेटिस्फैक्शन मींस तुम्हारा लोन रीपे हो गया। वो रीपे होने के बाद आरओसी को बताओ कि भाई जो चार्ज का तेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ा था क्रिएशन का, वो सेटिस्फाई हो चुका है, राइट। तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग CHG4 में देंगे, विद इन हाउ मेनी डेज, 30। एंड अगर 30 में नहीं कर पाए तो एडिशनल 300 दिन, बट विद एडिशनल फीस, ओके। वो चीज, एंड अलोंग विद दैट फॉर्म दूसरा क्या जाएगा, नो ड्यूज लेटर। ये लेटर तुम्हें बनाना है कि लेना है, यू हैव टू ऑब्टेन इट फ्रॉम क्रेडिटर। तुम्हें एक नो ड्यू लेटर देगा, एंड वो नो ड्यू लेटर कौन से फॉर्म में अटैच कर दो, 4 में, 4 किसको दे दो, आरओसी को। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कल किया था हमने, है ना? किसका सर्टिफिकेट कल किया था? सिर्फ क्रिएशन का? मॉडिफिकेशन का भी किया था। क्रिएशन में कौन सा मिला था? मतलब क्या मिला था? CHG2 मिला था। सर्टिफिकेट वॉज इन फॉर्म CHG2 और मॉडिफिकेशन वॉज इन फॉर्म CHG3, ये याद है ना? फिर हमने 4 भरा, क्योंकि 2 3 के बाद ही 4 आने वाला है। 4 भरा, मिलेगा 5, तो 5 क्या हो गया? सर्टिफिकेट ऑफ, कौन देगा? CHG5। तो देखो कौन से फॉर्म हुए? 1 हो गया, 2 3 4 5 और 9, 6 7 8 बचा, बराबर? ये क्लियर? हाँ सॉरी, 7 भी हो गया, 6 और 8 बचा, राइट? कौन है अभी? अच्छा मैडम है, ठीक है। ये दोनों क्लियर? लिख लो फटाफट। एक नोटबुक रखना पड़ेगा आपके पास। नोटबुक, ये तो फेयर वाला नहीं है, रफ है ना, फेयर बुक रखना पड़ेगा। एक नोटबुक बना लेना बाद में, है? बस अभी मत लिखना, क्योंकि आगे भी मैंने लिखवाया है कुछ। पेज छोड़ देना बेस्ट। बोल बोल बोल। नहीं नहीं, आरओसी बनाएगा, आएगा नहीं, वो अपने पास रखेगा। इट इज द रजिस्टर मेंटेन, आरओसी विल मेंटेन द रजिस्टर।
चाहिए तो लिख सकते हो 300 डेज अलोंग विद एडिशनल फीस, ऐसा तुम लोग ऐड कर देना, वापस भूल जाओगे। एक मिनट ना, ये कैंसिल कर दो इतना खाली, ठीक है ना, खाली इतना ही कैंसिल करना है बस। अरे वो दूसरे रजिस्टर का फॉर्म है, दो रजिस्टर, इसमें मैंने ये रजिस्टर में ये फॉर्म बता दिया, देयर इज वन मोर रजिस्टर, उसका फॉर्म है CHG 7। जस्ट कैंसिल दैट, बाकी ऐसे ही रहने दो। हाँ, कंपनी रजिस्टर CHG 7 में, ये एक पॉइंट कैंसिल कर दो बस, बाकी सेम, बाकी सब कुछ सेम रहने दो, कुछ डिफरेंस नहीं करेगा उतना। कंपनीज रजिस्टर आएगा ना आगे, उसमें CHG 7 है। हो गया, चलो नेक्स्ट आगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज of satisfaction in the absence of intimation from the company। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो, जब तुमने रजिस्ट्रार को क्रिएशन ऑफ चार्ज का इंफॉर्मेशन दिया था, तो क्या रजिस्ट्रार को यह पता होगा कि तुम्हारा चार्ज कब सेटिस्फाई होने वाला है एज पर द टर्म्स? हाँ, क्या नहीं? रीपेमेंट के टर्म्स नहीं होते, होता है ना यार, दैट लोन विल बी रीपेड बाय, लाइक दिस विल बी द लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो उस दिन अगर सारे, अजम्पशन पे चल रहा हूं कि अगर सारे इंस्टॉलमेंट्स भरे, मतलब ये डेट पे चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा मान के चल सकता है कि नहीं? सो इफ समटाइम्स कंपनी डज नॉट फाइल दिस CHG 4 सपोज, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, देखो हेडिंग देखो, रजिस्ट्रार के पास पावर है तो वो खुद ही एंट्री कर देगा सेटिस्फैक्शन का, क्योंकि इवन रजिस्ट्रार हैज द इंफॉर्मेशन कि कौन सी कंपनी का चार्ज कब सेटिस्फाई होने वाला है, बट वो अपनी बिफोर मेकिंग दिस एंट्री वो एक बार कंपनी से कंफर्मेशन लेगा कि भाई मैं सेटिस्फैक्शन में तुम्हारा मतलब सेटिस्फैक्शन का एंट्री करने जा रहा हूं, तुम लोग रिप्लाई कर दो वेदर योर चार्ज इज सेटिस्फाइड येट और नॉट, तो मुझे पता चले, मुझे मतलब रजिस्ट्रार को पता चले। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन इज ऑल अबाउट। सी, देयर मे बी टाइम्स व्हेन कंपनी में फेल टू सेंड द इंटीमेशन ड्यू टू सम रीजंस, नहीं किया, ठीक है, देन रजिस्ट्रार में आफ्टर रिसीविंग सैटिस्फैक्टरी एविडेंस, अब ये एविडेंस कौन देगा उसको? कंपनी के साइड से ही मिलना चाहिए, राइट? satisfactory evidence of satisfaction, comma, register memorandum of satisfaction। मतलब क्या memorandum of satisfaction? मतलब the charge is now satisfied। the evidence may be any of these three, that is the debt has been paid, right? second, the property has been released, अगर property नहीं रहा तो charge ही नहीं रहा, बराबर के नहीं? and the third, the part of the property or undertaking seized to form the part of the company's property। इसका मतलब क्या? ये प्रॉपर्टी था, कंपनी ने बेच दिया, मतलब अभी ये सीज हो गया, सीज एज इन इट स्टॉप्ड बिकमिंग द पार्ट ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी के पास था तब तक वो कंपनी का पार्ट था, कंपनी ने बेच दिया, सो इट सीज्ड। सो इन तीनों में से कुछ भी होता है तो रजिस्ट्रार कैन कैन एंटर अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, मींस वो ऐसा अज्यूम करेगा कि चार्ज क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, राइट? जैसे ही ये एंट्री करेगा तो रजिस्ट्रार अफेक्टेड पार्टीज, ना हु विल बी द अफेक्टेड पार्टीज ओवर हियर?
दो जन, कंपनी और क्रेडिटर, उन दोनों को इन्फॉर्म कर देगा विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज ऑफ मेकिंग एंट्री। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें खाली इतना याद रखना है, इफ कंपनी फेल्स टू फाइल व्हाट, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, दैट इज CHG4। रजिस्ट्रार खुद अपनी मर्जी से भी सेटिस्फैक्शन कर सकता है आफ्टर ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। और जैसे ही वो एंट्री कर देता है, वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, कंपनीज को एंड लेंडर को, कि भाई मैंने ये सेटिस्फैक्शन का एंट्री कर दिया है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज कंपनीज रजिस्टर, यहां पे CHG7 है, मैंने वो ROC रजिस्टर नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि ROC के पास एक रजिस्टर पड़ा है, उसको अपने रिकॉर्ड्स भी क्लियर करने, वो कितने रजिस्टर में एंट्री संभाल के रखेगा, समझा? तो वो अपने साइड से भी क्लियर करते जाते हैं, हाँ भाई काम हुआ है चलो क्लियर कर देते, वैसा लाइक सिंपल चीज। अभी लास्ट अटेम्प्ट की 3-4 बुक्स पढ़ी है तो रख के कुछ मतलब है नहीं, तो वो निकाल दिया, वैसा मुझे पता है कि अभी ये बुक काम में नहीं आने वाली। कंपनीज रजिस्टर है ना, थोड़ी देर पहले मैंने रजिस्ट्रार्स रजिस्टर बोला, लाइक मैं ROC, मेरे पास तुम सबका डिटेल एज इन तुम्हारे सबका चार्जेस का डिटेल, लेकिन तुम एक ही बार चार्ज क्रिएट करोगे, हो सकता है तुम मल्टीपल टाइम्स चार्ज क्रिएट करो, राइट? रिलायंस जैसी कंपनी 200-300 चार्जेस क्रिएट करके बैठी है, बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने सारे चार्जेस है उन लोग के, तो उनको भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है। व्हेन आई से उनको, मतलब कंपनीज को, कि भाई हमने कितने चार्जेस क्रिएट करके रखे हैं, कितना सेटिस्फाई हो चुका है, दैट रजिस्टर इज टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी। और ये रजिस्टर कौन से फॉर्म में रहेगा, CHG7 में रहेगा, जो मैं गलती से पहले यहां पे लिख दिया। ठीक है, रजिस्ट्रार्स रजिस्टर का कोई फॉर्म नहीं है, बट कंपनीज रजिस्टर का फॉर्म है, दैट इज CHG7। वहां पे बोल्ड में दिख रहा होगा तुम लोग को, सी एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप, किधर, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या CHG7 नहीं, क्या, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, विच विल बी इन्फॉर्म CHG7 के हिसाब से फॉर्मेट रेडी होगा। CHG7 इज नथिंग बट द फॉर्मेट। फाइलिंग वाइलिंग दिख रहा है किधर भी, फाइल टू ROC नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फर्दर कंपनी मस्ट कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉडिफाइंग सेटिस्फाइंग चार्ज। इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, यस, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स, लाइक लोन एग्रीमेंट हो गया, लोन एग्रीमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। फिर तीसरा भी आ रहा है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। बट बिफोर वी मूव, थोड़ा वापस लेंडर क्रेडिटर का गेम खेल लेते। मैं बोरोवर, तुम क्रेडिटर, मैंने चार्ज क्रिएट, सॉरी मैंने चार्ज, अपने बीच में चार्ज क्रिएट हो चुका है, मैंने तुमसे लोन लिया, मैंने तुम्हें सिक्योरिटी दिया। व्हाट इफ आई डू डिफॉल्ट, और रजिस्टर्ड है चार्ज, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट किया, अब क्या, व्हाट कैन यू डू, एसेट जो है तुम्हारे पास वो बेचने की कोशिश करोगे कि नहीं, क्योंकि तुम, सिक्योरिटी का मतलब ही क्या है कि कल को अगर बोरोवर पैसा नहीं देता तो हम हमारा पैसा इस एसेट से वसूल कर सकते हैं, तो तुम वो करने निकले, बट तुम बहुत सारे हो, यू ऑल आर द क्रेडिटर्स, लेट अस से तुम सब डिबेंचर होल्डर हो, मैंने एसेट में एक पीस ऑफ लैंड रखा था, अभी कैसे बंटवारा होगा, एंड हु इज गोइंग टू सेल इट, मगजमारी है थोड़ा बहुत, ये नहीं, ROC नहीं सेल करेगा, ROC विल नॉट कम इन बिटवीन। ऋतिक बोलेगा मेरा अच्छा पहचान है, ये संजय बोलेगा मेरा अच्छा पहचान है, मैं बेचता हूं, तो वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। सो डोंट यू थिंक यहाँ पे एक आउटसाइडर को लाना अच्छा रहेगा, जो अपने लिए प्रॉपर्टी बेच के देगा, एंड जो पैसा आएगा, या ऑक्शन जो भी करना है उसको, जो पैसा आएगा वो प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसका जितना बनता है उतना उसको दे देने का, कम आया तो प्रपोर्शनेटली दो, ज्यादा आया तो भी प्रपोर्शनेटली उतना दे दो, नहीं सॉरी ज्यादा आया तो नहीं दे सकते, एक्सेस कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है, एक्सेस विल बी गिवन टू द कंपनी, तुम्हारा जितना उतना ही तुमको मिलेगा, लेकिन कम, सपोज 1 करोड़ का लायबिलिटी था लेकिन लैंड 80 लाख में बिचा, तो प्रपोर्शनेटली मिलेगा, सबको 20% कम मिलेगा, राइट? कमिंग टू द पॉइंट, in this case you are not directly going to sell the property, you will appoint one person, and that person is called as either receiver or manager, ठीक है, रिसीवर या मैनेजर। what he is going to do, बस वो एक ही काम करने वाला है, क्या करने वाला है, he is going to sell that asset which was securitized, and जो भी प्रोसीडिंग्स आएगा, जो भी पैसा आएगा वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बस ये उसका उतना ही काम है, रिसीवर। ओके, रिसीवर को अपॉइंट कौन करेगा, तुम लोग ही अपॉइंट करोगे, तुम लोग अपॉइंट करके मुझे बताओगे कि भाई अभी हम लोग ये प्रॉपर्टी बेचने वाले और हमने इसके लिए इस पर्सन को एज अ रिसीवर अपॉइंट किया है। सो फर्स्ट इंटीमेशन तुम लोग, अपॉइंट कौन कर रहा है, तुमने इंटीमेट किया किसको, मैं इंफॉर्म करूंगा ROC को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है,
बिकॉज एज एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आरओसी. आरओसी के साथ कम्युनिकेशन का काम कंपनी का होता है. देखो इधर भी चार्ज रजिस्टर करने के लिए फॉर्म भरने का पावर किसके पास था? कंपनी के पास के लेंडर के पास? कंपनी के पास ही था ना. वो तो कंपनी ने नहीं किया, इसलिए लेंडर ने राइटिंग एप्लीकेशन लिखा. लेंडर ने तो फॉर्म भी नहीं भरा. तो कंपनी का ही कम्युनिकेशन होता है आरओसी के साथ. तो तुम कंपनी हो नहीं, तुम तो क्रेडिटर हो. तो तुम क्रेडिटर सब मिलके रिसीवर या मैनेजर जो भी बोलना है उसको अपॉइंट करते हो, एंड यू विल इन्फॉर्म मी एंड आई विल इन्फॉर्म आरओसी, राइट, के फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर बीइंग डन. एंड डेफिनेटली ये चीज कब करनी पड़ेगी? जब मैंने क्या किया होगा? डिफॉल्ट किया होगा. बिना डिफॉल्ट के रिसीवर को अपॉइंट करने का कुछ मतलब है क्या? नहीं, राइट. देयर इज नो यूज अपॉइंटिंग अ रिसीवर इफ आई एम पेइंग यू इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम. बराबर के नहीं, राइट. तो यही अपना दिस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन 85. इसके अंदर एक फॉर्म तुमको दिख जाएगा, सॉरी 85 नहीं 84. इसके अंदर फॉर्म दिख जाएगा कौन सा? CHG6. मतलब आरओसी को कौन सा फॉर्म जाने वाला है? CHG6. कॉन्सेप्ट समझ गया ना? सी 84 provides that if a person obtains an order for appointment of receiver or a person to manage the property subject to charge, याद आया कुछ? समझे? जो चार्ज के अंदर प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, मैनेज मींस सेल आउट करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया है. A company or if any person appoints such receiver or a person under any power contained in any instrument shall within 30 days from the date of passing order of making appointment give notice of appointment or cessation of a receiver of a person to manage the property of a company which shall be filed with the registrar in form CHG6, right, which shall be filed with the registrar in form CHG6, right. Cessation means stop. Cessation means to stop. Cease, in short, cease का एक कनेक्शन हो गया वो. ठीक है, यहां तक क्लियर? 85, 84 और ऊपर का पावर और सेटिस्फैक्शन, राइट. अभी लास्ट पॉइंट पे ध्यान देना, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लास्ट ही है इस पार्ट चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ चैप्टर खत्म हो रहा है. वो 2 पेज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा. मतलब चैप्टर कुछ, चैप्टर में कुछ सीखना नहीं है अपने को. अपना जो चैप्टर है दैट विल कम टू एन एंड. ऑफ कोर्स फ्री में थोड़ी करेगा वो काम. तुम लोग मिलके, कंपनी थोड़ी पे करेंगे, तुम लोग ही पे करोगे ना. तुम लोग, तुम्हारा जो पैसा मिल रहा है उसमें से दे दोगे. अगेन इट डिपेंड्स. अगर एग्रीमेंट में लिखा है कंपनी विल पे तो कंपनी विल पे. इसके लिए लॉ नहीं है कोई. इट इज लाइक म्यूचुअल थिंग बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर. तुम बोल सकते हो ना, लाइक यू कैन से इट टू मी, देख मेरी वजह से तुम लोग को ये अपॉइंट करना पड़ा, सिंस मैंने डिफॉल्ट किया तुम लोग को अभी इसका खर्चा उठाना पड़ रहा है, ला तू दे. मींस यू कैन से दिस टू मी, रीइंबर्समेंट या काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट. समझा? why you were needed, why there was a requirement to appoint receiver? क्योंकि गलती मेरा है. अगर मैं टाइम पे हफ्ते देता तो तुम्हें इसको अपॉइंट नहीं करना पड़ता, एंड अगर इसको अपॉइंट नहीं करना है तो इसको खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता. बट सिंस तुम्हें इसको अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी, तुम इसका खर्चा उठा रहे हो, यू कैन आस्क मी टू रीइंबर्स. इट डिपेंड्स अपॉन अस. इसमें लॉ बीच में नहीं आएगा. क्रिएशन याद है? क्रिएशन है ना. फिर सेटिस्फैक्शन भी याद है जो अभी बताया. मॉडिफिकेशन भी याद है जो कल किया था, है ना. अभी 2 वर्ड लिख रहा हूं, दोनों वर्ड का मीनिंग समझा है तो हाँ बोलना, नहीं समझा है तो पूछ लेना, ठीक है. एक तो ओमिशन, इसका मतलब पता है? टू स्किप. ओमिशन मीन्स टू स्किप, कुछ मिस हो गया, ठीक है. वी ओमिटेड फ्यू थिंग्स, स्किप हो गया, राइट. एंड दूसरा है, ये तो इजी है, मिसस्टेटमेंट. कुछ गलती हुआ है, फ्रॉड नहीं हुआ है, गलती हुआ है, तो गलती को रेक्टिफाई करना है, राइट. दैट वे वी हैव मेड सम मिस्टेक. अपने से कोई स्टेटमेंट में एरर हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? मिसस्टेटमेंट. अपने से कुछ इंफॉर्मेशन फाइल नहीं हुआ है, ऐसे को बोलेंगे ओमिशन. ये 2 वर्ड का इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है, बराबर. अभी 3 ट्रांजेक्शन थे, क्या क्या? एक तो क्रिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, बराबर. अगर तुमने रजिस्ट्रेशन जो था वो टाइम लिमिट याद है ना सब 77 का, उसमें नहीं किया तो देयर इज नो सच थर्ड एक्सटेंशन. थर्ड एक्सटेंशन समझ में आ रहा है? 2 तो कल ही बता दिए थे, अभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है. तो
under section 87, if you have not filed the charges, if you have not done the registration of charges, can you use 87? No. रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म, मतलब भूल जाओ, बी रेडी फॉर द पेनल्टी. थर्ड टाइम कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, थर्ड टाइम कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन मिस हो चुका है, उधर सेकेंड एक्सटेंशन था क्या? हाँ, नहीं था, एक ही तो था, नॉर्मली 30 डेज, और 300 डेज बिकेम द फर्स्ट एक्सटेंशन, है ना, 300 बिकेम द फर्स्ट एक्सटेंशन. सपोज तुम वो 300 में फाइल नहीं कर पाए, तो मैं क्या बोलू, ओमिट बोलू कि मिस स्टेटमेंट बोलू? इसको मिस स्टेटमेंट बोलू? अरे यार, मिस स्टेटमेंट कैसे हुआ? ओमिशन हुआ ना, मैंने फाइल ही नहीं किया, आई स्किप्ड फाइलिंग द फॉर्म, तो ये ओमिशन हो गया. मिस स्टेटमेंट क्यों बोला फिर तुम लोग ने? गलत स्टेटमेंट थोड़ी, अरे दिया ही नहीं है यार, कुछ भी फाइल ही नहीं किया. गलत कब होता कि मैंने फाइल किया, अरे यार डॉक्यूमेंट में एरर है, एक जीरो ज्यादा लग गया, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट. फिर उसको अलग से रेक्टिफाई करना है. गेटिंग इट? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि मैंने फाइल ही नहीं किया, क्या हाँ, स्किप कर दिया सेटिस्फैक्शन, बराबर. तो एक तो ये हो गया. सेकंड, मिस स्टेटमेंट कब आ सकता है कि मैंने ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर किया है ना, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ गलती है. मॉडिफिकेशन किया है, उसमें कुछ गलती निकला. सेटिस्फैक्शन किया है, उसमें कुछ गलती निकला. तीनों सिनारियो में मिस स्टेटमेंट है, तीनों में गलती 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 किया, मतलब तीनों में वो मिस स्टेटमेंट था. अभी अगर मेरे से मिस स्टेटमेंट आरओसी को जा चुका है, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम आरओसी, व्हाट शुड ही अलाउ मी टू डू? ही शुड अलाउ मी टू रेक्टिफाई, है कि नहीं? समझ रहा है? मुझसे गलती हुआ, चाहे फाइलिंग के वक्त, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती हो गया, स्किप नहीं बोल रहा हूं मैं, गलती बोल रहा हूं, मिस स्टेटमेंट बोल रहा हूं. सेकंड, मॉडिफिकेशन के बाद, मॉडिफिकेशन करने के बाद पता चला अरे यार एरर हुआ, इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट हुआ, या सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, कुछ भी हो, उस केस में व्हाट आई एक्सपेक्ट, रेक्टिफिकेशन इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. ओमिशन हुआ है तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, extension I expect, बराबर के नहीं? If I have omitted, then I am expecting extension, and if I have made miss statement, I am expecting rectification. ये दो चीज बिठा लो मन में. अगर ओमिट, देखो मैंने पहले ही बोल दिया, ओमिशन रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का ओमिशन हुआ है, कुछ भी एक्सपेक्टेंसी रखने का? अभी रजिस्ट्रेशन का ओमिशन हो गया, कैन यू एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ? नहीं, खत्म, भूल जाओ, बराबर. बट सेटिस्फैक्शन का एक्सटेंशन चाहिए तो मिलेगा, मिलेगा. तो ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, तीनों ले लो, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन. उसके इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है तो क्या करना चाहिए? रेक्टिफिकेशन तीनों में अलाउड होगा? यस, तीनों में अलाउड होगा, ठीक है. रेक्टिफिकेशन में मैं वो एक्सटेंशन तो नहीं मांगूंगा, मतलब मुझे एक्सटेंशन दे दो, नहीं, खाली रेक्टिफिकेशन करने का चांस दे दो. क्यों? क्योंकि मैंने गलती से क्या डाल दिया है, मिस स्टेटमेंट डाल दिया है. ओके, समझा इतना? अभी देखो एक बार इसका थियरी देखो किस तरह ड्राफ्टेड है. इसमें याद रखना, रजिस्ट्रेशन के लिए मेहरबानी करके एक्स्ट्रा टाइम मत दे देना, मैं दिखाऊंगा थियरी में कहां पे लिखा है, बट ये खाली एडवांस में मैं बता रहा हूं तुम लोगों को. सी, सेक्शन 87 प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर किसको दे दिया? ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सीजी ने अपने सारे पावर किसको देके रखे? आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को देके रखे. ओमिशन टू गिव इंटीमेशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू सेटिस्फैक्शन. देखो इधर रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन दिया है, नहीं. तुम क्या स्किप कर सकते हो अगर करना है तो? सिर्फ सेटिस्फैक्शन स्किप करो, सिर्फ सेटिस्फैक्शन स्किप करो. रजिस्ट्रेशन को तो स्किप कर ही नहीं सकते, किया तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? नहीं. बी रेडी फॉर द पेनल्टी स्ट्रेट अवे. या तो बी, ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, इधर दोनों है, ठीक है, ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार. मतलब क्या? देखो कॉमन सेंस है, प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार मतलब क्या? ऑलरेडी रजिस्ट्रार को एक बार फॉर्म भरा है, फिर कुछ गड़बड़ निकला है, तो मैं ये सेक्शन यूज कर सकता हूं. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक मिनट, एनी प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज और मॉडिफिकेशन thereof or with respect to any memorandum of satisfaction or any other entry made in pursuance of section 82 83 जो भी है, was accidental or due to inadvertence, right, or some other sufficient cause, or if it is not of nature to prejudice the position of creditors. यहां तक तो ठीक है, सब टाइम पास था. इट मे पे ध्यान देना अभी, ठीक है. इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी
राइट, इट में दिख रहा है सेकेंड लाइन, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड डायरेक्ट दैट टाइम फॉर गिविंग द इंटीमेशन फॉर पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पेमेंट और सेटिस्फैक्शन शैल बी एक्सटेंडेड, राइट। एंड मिस स्टेटमेंट के केस में क्या डिमांड कर सकते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन, राइट। अभी वापस नीचे रूल 2 पे आ जाओ, रूल 12। किसको एप्लीकेशन करना था बाय द वे, अगर है कुछ भी गलती हो जाता है हम लोग से, किसको, कौन नहीं, किसको करना है, आरडी को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगा, आरडी के पास, सॉरी आरओसी के पास नहीं। द एप्लीकेशन फॉर दिस, ये जो सुन लो एक बार, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मांगना, ये जो रेक्टिफिकेशन को मांगना, ये हम लोग किसके पास मांग रहे हैं, आरडी के पास मांग रहे हैं, सीजी के पास मांग रहे हैं। आरडी अप्रूवल देगा तो हम लोग आरओसी को बोलेंगे, आरओसी देख जो मैंने फॉर्म भरा था ना उसमें गड़बड़ हुआ है और मैं सीजी से अप्रूवल लेके आया हूं, मुझे रेक्टिफाई करने दे। तो आरओसी को पहले वो ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, तब आरओसी तुम्हें रेक्टिफाई करने देगा। सो ये जो रेक्टिफिकेशन या जो एक्सटेंशन तुम मांग रहे हो, किसके पास मांग रहे हो, आरओसी के पास नहीं, आरडी के पास मांग रहे हो या सीजी के पास, जो बोलना है बोलो, वन एंड द सेम। नहीं रे, कितना अभी एक बार सीजी ने जब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, फिर उसमें भी तू नहीं कर रहा है, तो फिर नहीं, फिर नहीं, फिर भूल जाओ, सीजी का टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लाइक टू गिव यू सेकेंड चांस। सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी लॉकडाउन लग गया, अभी क्या कर सकता है, सब बंद, तो तूने फाइल नहीं कर पाया, तो ठीक है, तो 1-2 महीना तेरा मिस हो गया, देन सीजी माइट अलाउ, बट क्योंकि दीज आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, तू भी क्या कर सकता है, तू बोलेगा नहीं ध्यान नहीं था, भूल गया, इधर वो संचित प्रेरित के साथ था, ऐसा वैसा कुछ, तो फिर वो सीजी कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम डिमांड करते हो एक्सटेंशन या रेक्टिफिकेशन, दो चीजें डिमांड कर रहे हो, किसके पास डिमांड कर रहे हो, सीजी आरडी, सीजी आरडी। तो देखो आरडी ए और बी में ऑर्डर दे रहा है, पहला डायरेक्ट करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली रिकॉर्डेड। मतलब अगर तुमने पहले फाइल किया है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गया या कुछ इंफॉर्मेशन गलत गया, तो उस चीज को अलाउ करेगा वो कि ठीक है जा रेक्टिफाई कर ले, यस। लेकिन पहले फाइल ही नहीं किया होता तो कुछ मिलेगा नहीं, पहले फाइल किया है तो मेरे पास आओ, ठीक है। पहले फाइल नहीं किया है तो भूल जाओ, क्या, रजिस्ट्रेशन, राइट। omission of misstatement of particulars in filing previously recorded with the registrar with respect to any charge or modification or satisfaction thereof। मतलब तीनों चीज, सपोज मैंने CHG 1 भरा है, CHG 1 याद है ना, रजिस्ट्रेशन का था, उसमें एक इंफॉर्मेशन मिस हो गया, अभी क्या वो इंफॉर्मेशन जो मिस हुआ है, इसको मैं मिस स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, फिर से थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, इंफॉर्मेशन देना ही भूल गया तो मिस स्टेटमेंट बोलूं, ये ओमिशन हो गया। इधर भी मैं क्या मांग सकता हूं, अलाउ करके भाई जो मैं मेरे से इंफॉर्मेशन मिस हुआ है वो मैं फिर से सबमिट कर दूं, लाइक जो गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई कर लो। बट कब ये अलाउ करेगा, जब मैंने पहले फाइल किया होगा तो। अगर रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है, वो 300 दिन या 6 महीना या 60 दिन या 60 दिन खत्म हो गया है, बी रेडी फॉर द पेनल्टी। बीच में वो कल पेनल्टी जो क्लियर करवाया ना मैंने, वो पेनल्टी लगेगा 50,000, 5 लाख और 50,000 था ना जो, वो पेनल्टी लगेगा इफ यू डोंट रजिस्टर द चार्ज। कॉन्सिक्वेंसेस में ही था ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो 4 पॉइंट, और कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी, बराबर। तो रजिस्टर तो करना ही है, लेकिन रजिस्टर करने के बाद कुछ गलती निकली या कुछ मिस हो चुका है तो तुम उसको करेक्ट कर सकते हो, हाँ, गलती निकली, मिस स्टेटमेंट हो गया तो उसको करेक्ट कर सकते हो, बट फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये पहला ऑर्डर था वो। दूसरा ऑर्डर सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड एक्स्ट्रा टाइम देगा। देखो सेकंड ऑर्डर क्या है वो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन अगर 300 में नहीं किया तो सीजी डायरेक्ट एक्सटेंशन देगा, वही आरडीसी। सेटिस्फैक्शन में 300 दिन में करना भूल गया, क्या मैं एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता हूं, अरे हाँ, सिर्फ एक केस में नहीं मांग सकता हूं यार, कितनी बार बोलो, एक केस में नहीं मांग सकता हूं, रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। सेटिस्फैक्शन भूल गया, सीजी के पास में जा सकता हूं, रजिस्ट्रेशन भूल गया, सीजी के पास में नहीं जा सकता। वापस एक बार, सेटिस्फैक्शन भूल गया तो वी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी, रजिस्ट्रेशन भूल गए तो नो चांस। एक क्लियर हो गया। सेकंड, ऑलरेडी फाइल्ड में कुछ मिस हो गया या कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया तो सीजी के पास जा सकता हूं, यस। क्यों, क्योंकि क्या था, ऑलरेडी फाइल्ड था, गेटिंग इट, ऑलरेडी फाइल्ड था, तो फिर से मैं जा सकता हूं।
क्लियर? ये 3 स्टेटमेंट मन में रखना, ये मैं 3 स्टेटमेंट यहाँ पे जब हम लोग नोट्स बनाएंगे दिख भी जाएंगे, बट जस्ट व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग ये 3 स्टेटमेंट को याद, ये तीनों स्टेटमेंट याद रह गए? वापस एक बार, कब अलाउड नहीं है? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अलाउड नहीं है, लाइक 77 इज नॉट अलाउड इन सिंपल टर्म्स। फिर सेटिस्फैक्शन के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम मांगने जा सकते हो, अगर 300 में नहीं किया तो भी मिलेगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट, अगर तुमने ऑलरेडी फाइल करके रखा है कुछ भी, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे सेटिस्फैक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें गलती गड़बड़ निकला, रेक्टिफिकेशन मांग सकते हो। सेकेंड ऑर्डर क्या है? डायरेक्ट एक्सटेंशन फॉर व्हाट? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इफ सच फाइलिंग इज नॉट मेड विद इन 300 डेज। आ गया पॉइंट? अगर 300 दिन में भूल गए तो सीजी एक्स्ट्रा टाइम देगा, बट किसके लिए? सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। और अगर रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन का सीनशॉट है तो क्या जरूरी है? प्रीवियसली फाइल्ड जरूरी है, तो ही सीजी का दरवाजा खटखटाना, वरना मत खटाना। गेटिंग इट? मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, और अगर फाइल हो चुका है देन सीजी इज देयर फॉर यू। सेटिस्फैक्शन नहीं भी हुआ है स्टिल सीजी इज देयर फॉर यू। ये मन में रख दें। अभी देख लो, मैं पूरा नोट्स बनाता हूं यहाँ पे, राइट? फिर ही लिखना एक बार, ठीक है? सेक्शन कौन सा है? 87, कॉन्डोनेशन फॉर डिले। यस, बट पहले ये अभी नहीं कहते इसको, पहले पुराना नाम था, कॉन्डोनेशन फॉर डिले वाज द ओल्डर नेम। अभी ये सेक्शन को थोड़ा चेंज किया एंड ये सब चीजें, नाम वाम चेंज हो गया और सब थोड़ा इंटरनल टर्म्स चेंज हुआ अंदर। 1-2 साल पहले ये शायद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहा जाता था, अभी नहीं कहा जाता। देखो, एकदम सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन करना है सीजी में, एप्लीकेशन करना है जो सीजी में कौन से फॉर्म में करेंगे? CHG 8। द एप्लीकेशन इज टू बी डन इन CHG 8, सीजी बोलो, एंड पावर डेलीगेटेड टू आरडी। अभी दो चीज के लिए तुम एप्लीकेशन कर सकते हो, या तो वो एक्सटेंशन होगा या तो वो रेक्टिफिकेशन होगा। एक्सटेंशन कब मांगोगे? जब तुम क्या भूल गए? सेटिस्फैक्शन करना भूल गए, बराबर? दैट इज इफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन फॉर्म CHG4 इज नॉट फाइल्ड इन 300। पूरा सिंप्लीफाई करके रखा है। सेटिस्फैक्शन फॉर्म मालूम है अपने को, फॉर्म CHG4, बट फिर भी लिख दिया कि सेटिस्फैक्शन इन फॉर्म CHG4 अगर 300 दिन में नहीं हुआ तो हम एप्लीकेशन कर रहे थे किसको?
सीजी को क्या मांग रहे थे, बराबर, फिर वो मिल जाएगा, सीजी विल डायरेक्ट गिव दी ऑर्डर्स, राइट। ऑर्डर का पार्ट अभी बाकी है, वो मैंने नहीं बताया, खाली क्या मांग रहे हैं वो बता रहा हूं, बराबर। एंड अगर सपोज रेक्टिफिकेशन मांगना है तो रेक्टिफिकेशन का पहले देख लो यहां पे, फिर लिखो रेक्टिफिकेशन कब मांग सकते, इफ देयर इज एनी ओमिशन, या तो कुछ भूल गया या तो मिस स्टेटमेंट हो गया, इन एनी प्रीवियसली फाइल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ व्हाट, तीनों, चाहे क्रिएशन हो मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, मॉडिफिकेशन हो या सेटिस्फैक्शन, ऑलरेडी फाइल्ड है और कुछ गलती हुआ तो मैं दोबारा उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। बट अगर एक जो था जो अलाउड नहीं था वो क्या था, अगर रजिस्ट्रेशन तुमने विद इन द टाइम फाइल नहीं किया तो बी रेडी फॉर द पेनल्टी, बराबर। अभी ये तुमने मांगा तो सीजी तुम्हें क्या देगा, जो मांगा है वो देगा, अगर एक्सटेंशन मांग रहा है तो एक्सटेंशन दे देगा, रेक्टिफिकेशन मांगा है तो रेक्टिफिकेशन मांग देगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑन सक्सेसफुल एप्लीकेशन। CG will pass an order डायरेक्टिंग व्हाट, डायरेक्टिंग एक्सटेंशन, अगर तुम्हारा डिमांड एक्सटेंशन का है तो, या रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये तुम्हें ऑर्डर दे दिया। नेक्स्ट, ये ऑर्डर किसको बताना है, मैंने बोला ना कि देख भाई मैं सीजी के पास से ऑर्डर लेके आया, तो कॉपी ऑफ ऑर्डर, किसका ऑर्डर, आरडी का ऑर्डर, ठीक है, उसका कॉपी इज टू बी फाइल्ड विथ ROC इन फॉर्म INC 28, बराबर, ठीक है। जब इसके ROC अपने को वो जो भी अपना रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करने देगा, यस, तो यहां पे पूरा 87 होता है, खत्म, पूरा समझा। सेक्शन मैंने लिखा है, हेडिंग तुम लिख देना बुक में देख के क्या है 80, समझा सबको, बोल क्या, पक्का।
चलो हो गया लिख के। स्मिथ, चलो सी टेक्निकली ये चैप्टर खत्म हो गया, बट अभी भी तुम लोग देखोगे चैप्टर थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है। बट नेक्स्ट क्या है अभी? प्रोसीजर है, ठीक है। हाँ मालूम है, इसलिए तो बोल रहा हूँ चैप्टर खत्म हो गया, कुछ सीखना नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है कि क्या है। सी कंपनी लॉ में ना एक जो चीज तुम्हें पढ़नी होगी दैट इज प्रोसीजर्स एज वेल। काफी काफी मींस आई वुड से 15 to 20 टाइम्स यू विल कम अक्रॉस दिस प्रोसीजर इन द होल सब्जेक्ट। के फॉर एग्जांपल इफ यू हैव क्रिएटेड अ चार्ज, व्हाट आर द स्टेप्स टू रजिस्टर इट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट? तो उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, और प्रोसेस में वी विल सी ऑल द सेम पॉइंट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। कुछ नया पॉइंट नहीं होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट फर्स्ट वन, एक्सेप्ट फर्स्ट वन, कोई भी नया पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। बट फर्स्ट पॉइंट को जाने दो फिलहाल। सेकंड पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, बिकॉज इफ यू सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 फर्स्ट सेकंड पॉइंट में वही बोला है कि अगर चार्ज क्रिएट करना है तो वी हैव टू फॉर्म्स, CHG1 भी दिख रहा होगा, 9 भी दिख रहा होगा, राइट? एंड खाली फॉर्म भरने से चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, तभी तो मिस स्टेटमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, बराबर के नहीं? इंस्ट्रूमेंट दिया होगा तभी कुछ मिस स्टेटमेंट निकल सकता है, तभी कुछ ओमिशन निकल सकता है, राइट? तो सी व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन फाइल अलोंग विद दिस फॉर्म? दैट कैन बी ट्रू कॉपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग, मतलब कुछ नहीं तो एग्रीमेंट बोल दो, ओके। सेकंड इज जॉइंट चार्ज या कंसोर्शियम, कंसोर्शियम मतलब ग्रुप, कंसोर्शियम मींस ग्रुप। द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर चार्ज होल्डर्स, क्या एक एसेट के ऊपर दो जन ने लोन दिया है? इज इट पॉसिबल? हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो इसको बोला जाता है जॉइंट चार्ज, वेयर टू पर्संस होल्ड चार्ज ऑन दैट प्रॉपर्टी, टू पर्संस और टू एंटिटीज और टू लेंडर होल्ड चार्ज ऑन दैट प्रॉपर्टी। तो ऐसे चार्ज को कहा जाता है जॉइंट चार्ज या कंसोर्शियम फाइनेंस, कंसोर्शियम माने ग्रुप, ओके। एंड थर्ड वन, इंस्ट्रूमेंट with respect to any creation modification in case of acquisition of property subject to charge। कुछ याद आया? acquiring property subject to charge, section 79 जो बोला था कि अगर तुम एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज रजिस्टर्ड है वो तुम खरीद लेते हो तो इट इज डीम्ड। हाँ हाँ ठीक है, डीम नोटिस जाने दो, उसका बात नहीं करो, बट इट इज डीम्ड कि तुम्हें क्या फॉलो करना है? 77 नहीं, ये 79 है। 79 देख, प्रॉपर्टी ऐसा ना, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, उसमें 77 फॉलो करना पड़ेगा। देख ये वो है कि अगर तुम्हारा ये वाला सीन है तो मॉडिफिकेशन तो होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो मॉडिफिकेशन में वापस 77 फॉलो करना है, तो घुमा फिरा के वही आ रहा है। देखो जरूरी नहीं कि हर बार तीनों इंस्ट्रूमेंट तुम फाइल करोगे, बट दीज आर द पॉसिबल 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो तुम फॉर्म के साथ फाइल करोगे। तीनों में से एक भी हो सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल फ्रेश लोन है, फर्स्ट टाइम लोन लिया है, तो कौन सा अटैचमेंट आएगा तुम्हें लगता है? फर्स्ट के अलावा कोई दूसरा आएगा? एंड देयर इज नो जॉइंट फाइनेंस एज वेल, तो दूसरा अटैचमेंट आएगा नहीं, राइट? और मैं प्रॉपर्टी भी फिलहाल खरीद नहीं रहा हूं कि सब्जेक्ट टू चार्ज हो, तो तीसरा इंफॉर्मेशन भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो ये टेंटेटिव खाली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि हर बार तीनों इंफॉर्मेशन फाइल करो, राइट? डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन। अभी मैंने लेट अस से ये वाला थर्ड वाला सब्जेक्ट प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज, तो उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन लगेगा? थर्ड वाला, थर्ड कॉलम में इंफॉर्मेशन फिल कर दूंगा मैं, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका होगा, बराबर के नहीं? ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा, राइट? सो उस केस में अटैचमेंट्स हो गए। फिर अगर 1 या 9 किया है तो दो पर्पस हो सकता है, या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन या तो मॉडिफिकेशन। उसके बाद के पॉइंट में देखो सर्टिफिकेट दिख रही है 2 और 3 में। CHG2 में अपने को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला और 3 में मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। 4 में अभी देखो, अभी तो लोन, अभी देखो एक बार ये हो गया, रियल में अभी क्या हो रहा होगा? रियल में इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम चल रहा होगा, राइट? तो बीच में तो कुछ नहीं करना है, बट वापस काम पे लगना है कब? इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे, मींस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो आई हैव टू अगेन स्टार्ट द प्रोसीजर, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। सेटिस्फैक्शन का काम चालू कर दो। तो सी पॉइंट नंबर 5 में विद इन 30 डेज फाइल CHG4, एंड अगर लेट किया तो एक्सटेंशन है अपने पास, वो हमने देखा था। CHG4 अगर हमने ROC को दिया तो ROC हमें क्या देगा? CHG5। देखो स्टेप समझ में आ रहा है? 4 करोगे तो 5 मिलेगा, 1 या 9 करोगे तो 2 3 मिलेगा, लाइन में जा रहा है सब। फिर रजिस्टर में एंट्री करोगे तो देखो पॉइंट नंबर 7, CHG7 में तुम रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो। पॉइंट नंबर 8,
8 कोई प्रोसीजर का पार्ट नहीं, खाली एक इंफॉर्मेशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स कब तक प्रिजर्व करके रखने। रजिस्टर इज टू बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, जो CHG 7 था ना, इसको कब तक संभाल के रखना है? परमानेंटली। बट ये जो लोन एग्रीमेंट हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये परमानेंटली संभालने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी इयर्स? 8 साल। 8 साल कब से? सेटिस्फैक्शन से। सेटिस्फैक्शन से 8 साल। देखो वहां पे लिखा है कि सेटिस्फैक्शन लिखा है कि नहीं? देखो 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 9, अगर कुछ ये CHG 8 कुछ एक्सटेंशन चाहिए या रेक्टिफिकेशन चाहिए तो दिस ये स्टेप को मैं पहले लिख सकता हूं प्रोसीजर में कि ये पहले होने वाला है, ये लास्ट, कुछ भी हो जाए ये तो लास्ट में ही होएगा ना। तो देखो लास्ट में यही आ रहा है। सी क्या बोला है वहां पे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन करना है CG को विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये जो था ना एक्सटेंशन या रेक्टिफिकेशन, तो फॉर्म कौन सा आएगा? CHG 8, जो पॉइंट नंबर 9 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 10 में भी सेम चीज है, राइट? लेकिन इट इज रिस्पेक्ट टू दिस मॉडिफिकेशन रिलेटेड, राइट? उसका भी हो गया। एंड अगर तुमने एप्लीकेशन किया है तो CG तुम्हें क्या देगा? ऑर्डर। तो 9 और 10 में तो एप्लीकेशन कैसे करना है वो बोला है। 11 में जो CG का ऑर्डर आया होगा वो हमने किसको फाइल करना है? ROC। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही स्टेप पे लिखा है यहाँ पे, द कॉपी ऑफ ऑर्डर इज टू बी फाइल्ड विद द ROC इन फॉर्म INC 28। बराबर। पॉइंट नंबर 12 कैंसिल कर दो, बस INC ये हो गया, एक्स्ट्रा गलती से आ गए यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट? तो ये प्रोसीजर्स, वी आर लर्निंग नथिंग न्यू इन दिस, बस खाली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बोलते ना सीक्वेंस में रखी गई है। बट इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? उसका सेक्शन देखो 188 सेक्शन 180, जो हमने शायद चैप्टर में ही नहीं किया। वी वर डीलिंग विद 70s, राइट? 70s एंड 80s का रेंज चल रहा था अपना, तो 180 में तो हम पहुंचे ही नहीं थे, तो ये 180 इधर क्यों आया? 180 है ना एक 180 है ना एक जनरल सेक्शन है। जनरल फॉर व्हाट? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बोरोइंग। क्या बोरो कर रहे थे हम लोग यहाँ पे? एज अ कंपनी बोरोइंग हो रहा था कि नहीं? तो 180 देखना है। नाउ 180 क्या कहता है पता है? कि इफ यू वांट टू बोरो, यू मतलब कौन? कंपनी वांट्स टू बोरो बियॉन्ड अ लिमिट, बियॉन्ड अ लिमिट, तो क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अभी ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन डिसीजन चेंज नहीं करना है, डिसीजन लेना है। चेंज तो बात का बात है, पहले डिसीजन लेंगे। रेजोल्यूशन इज नथिंग बट अ डिसीजन। ओके, सो अभी रेजोल्यूशन में ना टाइप्स होते हैं, जो मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना सिखा देता टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या होते हैं। बट फिलहाल इतना समझ के रखो, रेजोल्यूशन इज अ डिसीजन। तो यहां पे इफ कंपनी वांट्स टू बोरो बियॉन्ड द लिमिट, तो डिसीजन को अप्रूव कौन करेगा पता है? शेयर होल्डर्स। सुन लो, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेगा। दैट मीन्स इफ आई एम बोरोइंग बियॉन्ड द लिमिट, शेयर होल्डर्स को पूछे बगैर मैं लोन ले सकता हूं, ये बोला है 180। और वो लिमिट क्या है पता है? इट इज सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक फिगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर ये फिगर से ज्यादा मुझे लोन लेना है तो मुझे किसका अप्रूवल चाहिए? दैट मीन्स सोचो, बिना अप्रूवल लिए मैं 77 के ऊपर जा सकता हूं? नहीं ना। अगर मुझे अप्रूवल मिला नहीं तो मैं 77 को खाली दूर से ही देख सकता हूं ना, उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। इसलिए पहले स्टेप में 180 डाला हुआ है, जो कहता है कि भाई अगर तुम बियॉन्ड द लिमिट लोन ले रहे हो, जो वहां पे नहीं लिखा है 180 क्या है वो वहां पे नहीं लिखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 180 में ऐसा बोला है कि इफ यू वांट टू बोरो बियॉन्ड व्हाट? बोरो बियॉन्ड सम ऑफ दिस, राइट? तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या? अप्रूवल ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, जो बोलना है बोलो, ठीक है? अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स को पूछे बगैर मैं लोन ले सकता हूं? सोचो, अगर मेंबर्स ने अप्रूवल नहीं दिया सपोज, तो 77 का मेरे को एक भी पॉइंट काम में आने वाला है नहीं, तो प्रोसीजर शुरू होगा क्या? रियल में सोचो, क्या मैं प्रोसीजर को स्टार्ट कर पाऊंगा? नहीं। इसलिए प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 180, कि क्या मेरा बोरोइंग बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है। इफ नो तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, बट इफ यस तो एक काम छोटा सा करूंगा, दैट इज टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। एंड वंस आई गेट द अप्रूवल, फिर मैं 77 पे भाग जाऊंगा। दैट इज व्हाई व्हेन वी सी द प्रोसीजर पहले 180 आता है।
बराबर. सो 180 इज अ जनरल सेक्शन विच टॉक्स अबाउट बोरोइंग. एक्चुअली 180 में और भी 3-4 चीजें हैं, 3 चीजें और है, ये चौथी है, और 3 चीजें, बट अभी पूरा 180 सीख नहीं रहे तो कुछ मतलब नहीं है. इट हैज A B C D, देयर आर 4 फैक्टर्स इन इट. दिस इज C. A B अलग है, D भी अलग है. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये C, क्लॉज C में लिखा हुआ है. अभी A B D यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा. जब 180 पढ़ेंगे तब देख लेंगे. बट 180 का एक क्लॉज C है, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, जो कहता है कि इफ यू वांट टू बोरो बियॉन्ड द लिमिट, फर्स्ट टेक द अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स. और मेंबर्स का अप्रूवल लेना मतलब क्या पास करना? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना. और एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, फिर मैं लोन ले सकता हूं. यस, क्योंकि मेंबर्स ने मुझे परमिशन दे दिया है. अगर मेंबर्स मुझे परमिट ही नहीं करते तो मैं लोन ले पाता नहीं, तो मैं लोन ही नहीं ले पाता. क्लियर इतना? राइट? पक्का? फिर उसके बाद है ना कुछ केसेस है, दैट वी विल स्किप इट फॉर अ व्हाइल. अभी स्टार्ट लाइक इतना इतना जल्दी अपने को केसेस के पीछे नहीं भाग. हम लोग कुछ कुछ केसेस करते जाएंगे, नो डाउट. जो बीच में आ रहे हैं ना चैप्टर्स के बीच में, विच आर रेलेवेंट विद द कॉन्सेप्ट, वो करते जाएंगे. बट ये जो एडिशनल मैंने रखे हुए ना, उसको फिलहाल होल्ड पे रख देंगे. इट इज ऑफ नॉट नीडेड राइट नाउ. चैप्टर पूरा समझा के नहीं, एक बार देख लो कुछ. लिमिट, लोन लिमिट, मतलब ये लिमिट की बात कर रहा है, 90 लाख. ओके ओके, नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों का मिला के 90 के ऊपर जा रहा है ना. जो जो फर्स्ट लिया होगा ना तूने, उसमें अप्रूवल नहीं लिया होगा, क्योंकि लेकिन सेकंड में लेगा तो लिमिट टूट रहा है ना. तो सेकंड टाइम जो तू 50 लाख का ले रहा है ना, तब तुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा. यस, इट इज लाइक एग्जिस्टिंग लोन्स प्लस प्रपोज्ड. ये एक्चुअल में अगर समझना है तो एग्जिस्टिंग लोन्स प्लस प्रपोज लिया जाता है, नॉट ट्रांजेक्शन वाइज. ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन नहीं देखना है. एग्जिस्टिंग लोन्स प्लस प्रपोज लोन्स. इफ बोथ द लिमिट, सॉरी, if the sum of both exceeds the limit, take the approval. If sum of both is still with below the limit, no need to take the approval from members, directly तुम लोन ले सकते हो. वैसा है. देख लो एक बार. if you have any doubt, still I have 5 minutes. if you have any kind of doubt in this chapter, you can ask. पूरा चैप्टर समझा अच्छे से? रिवाइज करना, बहुत जल्द एग्जाम आएगा. हाँ हाँ नहीं बोल रहा हूं मैं. 1 और 5, 2 चैप्टर्स सुन आता है. जब भी एसआर पास होता है एमजीटी 14 आता है. लेकिन वो जब मैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन सिखाऊंगा ना, तब ये सारी चीजें बता दूंगा.